सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। हम कृषि के बिंदु पर बात कर रहे थे, तो हम 4 प्रकार की एग्रीकल्चर इससे पहले वाली वीडियो में पूरा कर चुके हैं। आज हम अगली जो 4 कृषि है उन पर बात करेंगे। इसमें आज हमारी पहली प्रमुख एग्रीकल्चर रहेगी, वो रहेगी डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि विश्व के किन भागों में की जाती है? सामान्य रूप से ये एग्रीकल्चर जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूध और उससे संबंधित प्रोडक्ट जितने भी है, और विश्व में इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो आज हम दुग्ध कृषि पर बात करेंगे। विशेषताएं क्या है? सबसे पहली बात, पशुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पशुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी, पशुओं के प्रजनन और उनके रखरखाव, उनके स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। तीसरी बात, पशुओं के लिए व्यापारिक बाड़ों का प्रयोग किया जाता है। साथ में ये कृषि भी व्यापार के लिए ही की जाती है, तो इसके लिए भी व्यापार एक प्रमुख चीज है। अब सबसे मेन बात, इस एग्रीकल्चर में लेबर बड़ा अधिक चाहिए। लेबर क्यों अधिक चाहिए? पशुओं के दूध दोने, उन्हें गोबर, सब व्यवस्था को संभालने के लिए इस कृषि में भी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता है। अत्यधिक श्रम या कुशल श्रमिक की आवश्यकता है। पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने, उनके चराने, उनको दूध निकालने, ऐसे कार्यों के लिए आपको वर्ष भर श्रम यानी लेबर चाहिए होता है। आपको वर्ष भर श्रम की आवश्यकता इस एग्रीकल्चर में रहती है। दुनिया में 3 प्रमुख एरिया इस एग्रीकल्चर के। सबसे बड़ा एरिया है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। यह पूरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप सबसे बड़ा एरिया है इस एग्रीकल्चर का। न्यूजीलैंड काफी बड़ा, क्योंकि वहां तो दूध की आपको पाइपलाइनें तक देखने को मिल जाएंगी। यानी इन केंद्रों से दूध, जहां फैक्ट्रियां लगी हैं, वहां तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तस्मानिया एक द्वीप है नीचे ऑस्ट्रेलिया के। तस्मानिया और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में आप डेनमार्क को देखिए, दुग्ध उत्पादन में बड़ा नाम है इस देश का। तो ये कुछ प्रमुख देश है इसमें। अब सामान्य तौर पर इस प्रकार की कृषि में प्रशीतकों का प्रयोग करते हैं। प्रशीतकों का मतलब कोल्ड स्टोरेज से है। दूध से बने उत्पाद जो है वो खराब ना हो, इसलिए इस कृषि को अत्यधिक महत्व जो है प्रशीतकों पर दिया जाता है। जो आप आइसक्रीम का प्रोडक्ट देखिए, चाहे आप पनीर को देखिए, चाहे आप मक्खन को देखिए, इन सब चीजों के लिए ये सब चीजें प्रशीतक केंद्रों में ही रखी जाती हैं। इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। एक और है पास्तेरीकरण। अच्छा, ये क्या होता है? इसको पास्चुरीकरण बोलते हैं। किसी टेम्परेचर पर किसी चीज को रखा जाता है, यानी अन्यथा वो चीज खराब होने लग जाती है। इस कृषि में पास्तेरीकरण का प्रयोग भी किया जाता है। तो पशुओं का महत्व अधिक है। प्रजनन, स्वास्थ्य, रखरखाव पर ध्यान, बाड़े व्यापारिक तरीके के होंगे और व्यापार के लिए ही एग्रीकल्चर की जाती है। अत्यधिक श्रम, कुशल श्रम की और वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। प्रशीतकों, कोल्ड स्टोरेज, पास्तेरीकरण का प्रयोग दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और 3 एरिया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। इस प्रकार की एग्रीकल्चर में फेमस या प्रमुख नाम है। अगली कृषि है भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे फलों के लिए फेमस है। और भूमध्य सागर कहां है? अफ्रीका व यूरोप के बीच में। तो खट्टे फलों से संबंधित है ये कृषि। चलिए, फिर मैप हमारा छोटा हो गया।
चलिए कोई बात। तो यहां स्थित है भूमध्य सागर। खट्टे फलों के लिए फेमस है। जैतून, अंजीर, नींबू, इन सब के लिए ये कृषि फेमस रही है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े शराब उत्पादन केंद्र भी आपको देखने को मिलेंगे। किशमिश का उत्पादन देखने को मिलेगा। अच्छे अंगूरों से शराब और बेकार अंगूरों से यहाँ किशमिश बनाया जाता है। दुनिया में 5 बड़े क्षेत्र हैं और भूमध्य सागर जो कि शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, इस कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं इसमें 5 एरिया आते हैं। पहले तो भूमध्य सागर के आसपास लगते हुए एरिया, ये सारे के सारे। दूसरा, कैलिफोर्निया को देखेंगे आप यूएसए में, इसके समान अक्षांश पर है। कैलिफोर्निया को देख लीजिए। मध्य चिली को देख लीजिए आप। इधर जोहान्सबर्ग और केप टाउन, और इधर एडिलेड व पर्थ। इस प्रकार की एग्रीकल्चर के लिए बड़े फेमस केंद्र रहे हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती चिली, कैलिफोर्निया और अफ्रीका में ट्यूनीशिया तक का ये पूरा एरिया, साथ में दक्षिणी यूरोप जो है वो इस एरिया में, या पश्चिमी एशिया का थोड़े बहुत देश इस एग्रीकल्चर में फेमस है। विशेषताएं क्या रही? पहली विशेषता हम बात कर चुके हैं, खट्टे फलों के लिए फेमस है। और फल है अंगूर, जैतून, नींबू, अंजीर, इन सब की खेती यहां बड़े स्तर पर की जाती है। दूसरा, अच्छे अंगूरों से यहां शराब, इसके अलावा मुनक्का खराब अंगूरों से या किशमिश का उत्पादन भी इस एरिया में किया जाता है। इसके अलावा शीत ऋतु में, मैंने बात की शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में जब यूरोप में या अमेरिका में जब फल व सब्जियों की मांग होती है तो उसकी आपूर्ति इन्हीं केंद्रों से की जाती है। तो शीत ऋतु में फलों व सब्जियों की मांग को यह पूरा करता है। ये एरिया शीत ऋतु में फलों व सब्जियों की मांग को पूरा करते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी एक और एग्रीकल्चर थी जिसका नाम था भूमध्य सागरीय कृषि या खट्टे फलों के लिए फेमस। हमारे एरिया में इतना ही है। अगले बिंदु पर बात करते हैं जिसका नाम है बाजार के लिए फल उद्यान खेती। सब्जियों से संबंधित भी है और फूलों से संबंधित भी है। इसी कृषि को ट्रक कृषि भी कहा जाता है क्या चीज समझेंगे। बाजार में फल और फूल, इन दो चीजों की मांग रहती है और सामान्य तौर पर बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजों में एक। इसीलिए रात भर ट्रकों के माध्यम से किसी शहरों के नजदीक इस प्रकार का एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्रों के चारों ओर इस प्रकार की खेती की जाती है ताकि नगर को इन चीजों की मांग पूरी की जा सके। और बढ़ती नगरीय व्यवस्था के साथ या नगरीकरण के साथ ये कृषि और भी बढ़ती जा रही है। क्या विशेषता है? ये तो बाजार की मांग को पूरा करते हैं। पहली बात तो कृषि का आधुनिक स्वरूप है। कृषि का आधुनिक स्वरूप है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूसरी विशेषता नगरीय केंद्रों के समीप की जाती है। नगरीय केंद्रों के समीप ये एग्रीकल्चर की जाती है नगरों में फलों, फूलों और सब्जियों की मांग के लिए। तो सब्जी, फल और फूल का उत्पादन किया जाता है इस एग्रीकल्चर में। बड़ी जल्दी खराब होती है, इसलिए रातों रात ट्रकों में भरकर इसे बाजारों में भेजा जाता है।
इसलिए इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। इसी कृषि को कई जगह सूटकेस कृषि भी कहते हैं। ट्रक कृषि या सूटकेस कृषि, ट्रक कृषि इसको यूएसए में कहा जाता है। ट्रक कृषि इसको यूएसए में कहा जाता है। इसके अलावा कई बार पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक केंद्रों पर भी यह कृषि की जाती है। बड़ी अच्छी बात है। सामान्य रूप से औद्योगिक केंद्रों से हम इसे नहीं समझेंगे, परंतु नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप यह कृषि की जाती है। इसे कारखाना कृषि भी कहा जाता है। फूलों से कई प्रकार की चीजें तैयार करना, सब्जियों की पैकेजिंग करना, ये सब अत्यधिक सिंचाई बेस्ड है। अत्यधिक सिंचाई बेस्ड है। अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है इस कृषि में, क्योंकि प्रतिदिन आपको उत्पादन चाहिए। यह भी ध्यान रखेंगे। अच्छी किस्म के बीज, पूरे HYV बीज चाहिए आपको, हाइब्रिड बीज चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग चाहिए आपको साथ में। हरित क्रांति इसके लिए बड़ी फेमस रही, इस प्रकार की एग्रीकल्चर के लिए। सर्वाधिक भूमि उपयोग, अगर आप किसी एग्रीकल्चर में देखते हैं तो आप इसी एग्रीकल्चर में देखेंगे। नगरों के पास की भूमि का अत्यधिक उपयोग, प्रतिदिन सब्जियां जो है वो नगरों में पहुंचाई जाती हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नीदरलैंड के अंदर ट्यूलिप नाम के वृक्ष, फूल, नीदरलैंड में ट्यूलिप एक येलो से कलर के फूल होते हैं जो यूरोप के बाजारों में यहां से भेजा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हरित गृहों का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस बनाकर इस प्रकार की खेती की जाती है। सब्जियों को उसी तापमान पर उगाया जाता है जिस तापमान की उनको आवश्यकता होती है। ये एक अन्य एग्रीकल्चर था, बाजार के निकट फल उद्यान और ट्रक कृषि, बड़ी फेमस। चलिए आगे इसमें और बात करते हैं। अब संगठन के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है। लास्ट जो हमारी दो कृषियां हैं वो संगठन के आधार पर है, जिसमें एक है सहकारी कृषि और एक है सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। चलिए, इसमें कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार किन चीजों पर है ये। एक तो इसमें कृषि संगठन महत्वपूर्ण है। खेतों पर अधिकार किसका है और सरकारी नीतियां किस प्रकार की हैं, इन सब का ध्यान रखा जाता है। सामूहिक कृषि में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के खेत नहीं होते। इस कृषि में पूरा गांव की जो बाढ़ जो भूमि है उस पर पूरा गांव जो है वो मिलकर श्रम करता है। ऐसी कृषि को कोल खोज कहा जाता है। और सहकारी कृषि को एक अन्य नाम सोव खोज भी कहा जाता है। सोव खोज। तो पूरा गांव मिलकर खेती करता है इसके ऊपर, और लाभ भी है जो बराबर पूरे गांव के बीच में बांटा जाता है। तो इस पर बात करते हैं क्या है। तो सहकारी कृषि में क्या होते हैं, कृषक लाभ कमाने के लिए गांव में एक सहकारी संस्था बनाते हैं। तो एक सहकारी संस्था बनाकर गांव जो है खेती करता है और इस कृषि को सहकारी कृषि कहते हैं। अब इस संस्था द्वारा सबसे पहले कृषकों की सहायता की जाती है। सबसे पहले संस्था कृषकों की क्या करेगी, सहायता करेगी। उसके बाद में सभी चीजें जो कृषक को चाहिए, चाहे वो खरीद के लिए, बीज के लिए, उन सभी का ध्यान रखेगी। सभी फसलों की खरीद, जो भी उर्वरक, सबका, सभी चीजों की मांग जो है वो संस्था जो है पूरी करती है। इसके अलावा कृषि उत्पाद को बेचने में भी, कृषि उत्पाद को बेचने में भी वो सहायक सिद्ध होती है ये संस्थाएं। और इस आंदोलन को सबसे पहले जो है वो पश्चिमी यूरोप में डेनमार्क
नीदरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम और इटली में चलाया गया। परंतु सर्वाधिक प्रभावी ये कहां रहा? डेनमार्क में रहा। डेनमार्क में ये इतना सक्रिय हुआ कि प्रत्येक कृषक किसी ना किसी गांव की सहकारी संस्था का हिस्सा था। तो क्या करते हैं, पूरे गांव वाले मिलकर एक सहकारी संस्था बनाते हैं। उस संस्था के माध्यम से एग्रीकल्चर करवाई जाती है, जो कि किसानों की हर आवश्यकताओं, हर जो उसकी नीड है उसको वो पूरा करती है। और 5 देशों में यह कार्यक्रम चलाया गया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, इटली। सर्वाधिक प्रभावी डेनमार्क में रहा और डेनमार्क में प्रत्येक कृषक जो है वो इस प्रकार की संस्था पर आश्रित है। दूसरी एग्रीकल्चर है सामूहिक कृषि, जिसको कि सोवियत रूस में कोल खोज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, पूरा गांव और उसमें रहने वाले सभी कृषक जो है पूरे गांव की कृषि भूमि पर कृषि करते हैं, पूरे गांव की कृषि भूमि पर कृषि करते हैं और लाभ का समान रूप से बंटवारा करते हैं। लाभ का समान रूप से बंटवारा करते हैं। पूरा गांव जो है इस कृषि में शुरू होता है। ये कृषि सोवियत रूस में शुरू हुई। आप एक बात बताऊं, 1917 की रूसी क्रांति में इस कृषि ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये कृषि सोवियत रूस से जो है वो शुरू हुई थी और इसे वहां किस नाम से जाना जाता है? कोल खोज के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है एग्रीकल्चर का। कृषकों को उनकी भूमि लौटाई गई, ये सब चीजें। और इसमें भी भूमि, पशुधन, श्रम सभी मिलकर, भूमि का भी, पशुधन का भी और श्रम का भी सभी मिलकर उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार की एग्रीकल्चर थी, सामूहिक कृषि। ये पूरा एग्रीकल्चर का बिंदु हमारा पूरा होता है। इसी के साथ अगले कक्षा में हमारे अब थोड़े से ही चैप्टर रह चुके हैं। शायद तक एक 8वां और एक 7वां चैप्टर जो है वो हमारा रह चुका है एनसीईआरटी की सीरीज में। सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।